देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरण पढ़े थे। आपके 5 चरण थे जो मैंने आपको लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ाए। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा नया टॉपिक है। वो टॉपिक है हमारा आज का मनुष्य का पाचन तंत्र या आहार नाल। पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मनुष्य के आहार नाल तथा पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको ये पढ़ना है, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें क्या है हमारा मनुष्य का आहार नाल। तो मैंने आहार नाल आपको पहले भी पढ़ाया था लास्ट वीडियोस के अंदर कि आहार नाल क्या होती है कि मुंह से लेकर गुदा तक फैली एक लंबी नली होती है और इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है और ये आपकी आहार नाल कहलाती है। ठीक, इसके अंदर विभिन्न क्रियाएं होती हैं, विभिन्न चरण होते हैं मनुष्य के पोषण के अंदर जो कैसे कैसे कार्य करते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था क्या क्या चीजें होती हैं उनके अंदर। चलिए हम बात करते हैं मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल पाचन तंत्र मुख्य गुहा से लेकर गुदा तक फैली 8 से 10 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। कुंडलित मतलब एक दूसरे में लिपटी हुई, जैसे कि आपको चित्र के अंदर मैंने अभी दिखाया भी था। मैं लास्ट वीडियोस के अंदर जो चित्र मैं आपको दिखाया था इस वीडियोस के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुंडलित मतलब होता है कि एक दूसरे में लिपटी हुई। ठीक, ये सब एक दूसरे में लिपटी हुई होती हैं। ठीक, यहाँ से लेकर गुदा तक, गुदा द्वार तक फैली हुई एक लंबी नली होती है, इसे आहार नाल कहते हैं। 8 से 10 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। गुदा तक फैली 8 से 10 मीटर लंबी एक अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। आहार नाल को कहाँ बांटा जाता है? निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है, जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस के अंदर पढ़ा था। तो वही है अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो मैंने अंतःग्रहण आपको बताया था कि मुंह में खाना लेना, जहां तक मतलब आहार नाल तक पहुंचाने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। पाचन, तो ये आपका पाचन क्रिया थी। ठीक, और अवशोषण जो छोटी आंत के अंदर हो रहा था, ठीक, खून में मिल जाता था भोजन आपका। स्वांगीकरण था कि सभी अंगों तक पहुंचाने की क्रिया को, रक्त को सभी अंगों तक पहुंचाने की क्रिया क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। बहिक्षेपण जो था, आप जो मल मूत्र वगैरह था, वेस्टेज जो थी उसको निकालना ही बहिक्षेपण कहलाता है। इनके अंदर हम पढ़ेंगे और इनके अंदर जो जो क्रियाएं होती हैं वही आपके आहार नाल और पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक, चलिए हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका अंतःग्रहण था और अंतःग्रहण के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अंतःग्रहण कहाँ से होता है? मुंह। देखिए, मुंह का भोजन का अंतःग्रहण करता है। मुंह क्या करता है? भोजन का अंतःग्रहण करता है। मतलब मुंह जो है भोजन को अंदर लेता है, कहाँ तक? आहार नाल तक। और इस क्रिया को ही अंतःग्रहण कहते हैं। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि भोजन को आहार नाल तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? मुंह द्वारा। मुंह द्वारा भोजन को आहार नाल तक पहुंचाने की क्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। तो मुंह भोजन का अंतःग्रहण करता है। दांत जो है भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। जीवा जो है भोजन को लार के साथ मिलाने का कार्य करती है, क्योंकि लार के साथ जब भोजन मिल जाता है तो नली में जाने में, आहार नली में जाने में उसे आसानी होती है। ठीक, लार ग्रंथि, देखिए लार ग्रंथि जो है मतलब लार ग्रंथि से लार निकलती है। किस रूप में निकलती है वो आप बताते हैं। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। ठीक, लार ग्रंथियां आपको चित्र में मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पर आपको ये मिलती हैं। चित्र में आपको लार ग्रंथियां सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही होंगी। लार ग्रंथियां ये और ये, ठीक, हमारे जबड़े के नीचे और हमारे जबड़े के इस साइड। तो आपको लार ग्रंथियां आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। ये लार ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियों से निकलने वाले रस को लार रस या फिर आपका लार कहते हैं। ठीक, क्या करता है ये देखते हैं। चलिए, स्टार्च, लार जो होती है आपकी स्टार्च, स्टार्च आप बता देता हूं मैं आपको स्टार्च क्या होता है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक, एक बड़ी शर्करा है। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जो बड़ी शर्करा होती है। और ज़्यादातर मैं आपको बता देता हूँ ये आलू और आपके चावल, इनमें जो पाया जाता है ये। ठीक, आलू को उबालते हैं तो आप देखते हैं कि आलू को जब आप पकड़ते हैं तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे स्टार्च बोलते हैं। तो स्टार्च लार जो होती है वो एमिलेज एंजाइम उसको किस में बदल देता है? माल्टोज शर्करा में बदलता है। माल्टोज शर्करा जो होती है वो छोटी कार्बोहाइड्रेट होती हैं, जैसे ग्लूकोज और आपका ग्लूकोज है, माल्टोज है, तो ये माल्टोज शर्करा होती हैं। ठीक, यहां पर सेकंड बात होती है आपकी मैंने बताया था आपको कि ग्रसिका।
मैंने आपको बताया था भोजन ग्रसिका, सेकंड पॉइंट किया जाता है भोजन ग्रसिका। ठीक, जो ग्रस आपको बताई थी मैंने कि वो आपका सेकंड पॉइंट जो था इसके अंदर कि भोजन कहाँ पहुंचता है। देखिए ग्रसनी में पहुंचा था, मैंने बताया था ग्रसनी जो ग्रसिका है नली में आता है, हमारे किस में आता है, नली में आता है। किस में आता है, देखिए ग्रसनी वो इस नली में आता है। ठीक, मुंह के बाद किस में आ जाता है, इसमें आ जाता है। ठीक, ग्रसनी में, ये ग्रसनी दिख रही है ग्रसिका। यहाँ पर क्या होता है देखिए, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। क्रमाकुंचक मतलब धीरे धीरे वो निकलता है, धीरे धीरे यहाँ से नली में से धीरे धीरे ले आया जाता है। फिर आता है वो अमाशय। अमाशय मतलब हमारा स्टोमक, स्टोमक होता है हमारा पेट, और पेट के अंदर देखिए होता है, इसमें 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां होती हैं हमारे अमाशय यानी कि पेट के अंदर। जो पेट है हमारा उसके अंदर 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां होती हैं। कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां होती हैं। 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं देखिए। पहली है पेप्सिन, और दूसरी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरी है श्लेष्मा। तीसरी क्या है हमारी, श्लेष्मा। तो मैंने आपको बताया अभी आपको कि हमारी 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। चलिए पढ़ते हैं इन जठर ग्रंथियों के बारे में जो हमारे पेट के यानी कि अमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर पाई जाती हैं। पेप्सिन यह एक पाचक एंजाइम है। क्या है पेप्सिन, क्या है, एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, जो हमें भोजन से प्राप्त प्रोटीन होते हैं उनका पाचन कौन करता है, पेप्सिन करता है। ठीक, ये पेप्सिन है, एक एंजाइम है, एक पाचक एंजाइम है जो पचाता है किसको, प्रोटीन को। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्या है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है देखिए, यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है मैं आपको बता देता हूं। हमारे अमाशय के अंदर एक अम्ल उपस्थित होता है जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन के साथ हमारे पेट के अंदर जाते हैं। छोटे छोटे जीवाणु, बैक्टीरिया जो होते हैं और कुछ कीटाणु वगैरह, तो उनको मारने का कार्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है और अम्लीय माध्यम भी तैयार करता है। अम्लीय माध्यम तैयार करने से क्या होता है कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिन क्या करता है, एक पाचक एंजाइम है। पेप्सिन जो है पाचक एंजाइम है, ये क्या करेगा, भोजन को अम्लीय माध्यम में जल्द से जल्द पचाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है, क्योंकि पेप्सिन क्या करता है, अम्लीय माध्यम में अच्छी तरह से कार्य करता है। इसके बाद श्लेष्मा है, मैंने बताया 3 प्रकार की जठर ग्रंथियां आपकी। तीसरी श्लेष्मा है, यह अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है। अम्ल जो है आपको मालूम है नुकसान करता है, एसिड होता है जो हमारे स्टोमक यानी कि पेट की जो दीवारें होती हैं उसको, पेट के अंदर जो दीवारें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है अम्ल। तो उनसे रक्षा कौन करता है, श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है, उस अम्ल से हमारी रक्षा करती है। यह अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करती है। आंतरिक स्तर जो पेट के अंदर की जो अंदर की जो सतह है उसको क्या करता है, उससे रक्षा करता है श्लेष्मा। ठीक, अम्ल से हमारी सुरक्षा करता है। अगर श्लेष्मा ऐसा नहीं करेगा तो हमारा जो पेट के आंतरिक जो दीवारें हैं, अंदर की जो पोर्शन है वो सब जल जाएगा, क्योंकि एसिड जला देता है। ठीक, आगे बात करते हैं छोटी आंत की। तो छोटी आंत क्या करती है आपको पता चलते हैं, छोटी आंत में क्या क्या कार्य होते हैं। देखिए इसमें एक प्रकार का रस निकलता है। इसमें किस प्रकार का, एक प्रकार का रस निकलता है जिसे आंत रस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आंत रस कहते हैं। तो छोटी आंत मैंने अभी आपको दिखाई थी चित्र के अंदर, मैं एक बार आपको और दिखाना चाहूंगा कि देखिए छोटी आंत ये है आपकी इलियम। मैंने बताया था कि छोटी आंत का सबसे लास्ट सिरा जो होता है उसे इलियम कहते हैं। ठीक, इसके अंदर बताया इसने आंत रस, एक रस निकलता है जिसे आंत रस कहते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया जो आपकी शर्कराएं होती हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, जैसे ग्लूकोज, माल्टोज और आपका स्टार्च, ये सब आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। तो यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसा अम्ल, ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। मतलब कहने का मतलब इसने जो आंतरस है वो क्या क्या कार्य कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है, वसा को वसा अम्ल में, वसा अम्ल ग्लिसरॉल में,
तथा प्रोटीन को किसमें, एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। यह यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त होती हैं, मतलब प्राप्त करती हैं, मतलब किससे प्राप्त कर, यह यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती हैं। जो आपका छोटी आंत जो है, इस रस को जो इसने दिखाया रस निकलता है, आंत रस कहते हैं जिसे, यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा को वसा अम्ल ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन को प्रोटीन अम्ल में परिवर्तित करता है। यह यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावण प्राप्त करती हैं, मतलब जो चीज़ें आप छोटी आंत को प्राप्त छोटी आंत को जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, यकृत तथा अग्नाशय से प्राप्त होती हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया कैसे। यकृत क्या करता है, देखिए पित्तरस का स्त्राव करता है। यकृत जो है वो आपका किसका निर्माण करता है, पित्तरस का। देखिए यहाँ पर ये बताया हुआ है, यकृत आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये किसका, पित्तरस का स्त्राव करता है, जिसमें पित्त लवण होता है। जिसमें क्या होता है, पित्त लवण होता है। पित्तरस वसा की, जो पित्तरस है वो आपका क्या करता है, वसा की बड़ी बड़ी, यानी कि वसा मतलब फैट मतलब जो चिकनाई आपकी जो होती है उसकी बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। यकृत का मुख्य कार्य ही, याद रखिएगा, यकृत के अंदर मुख्य कार्य क्या है कि पित्तरस जो है वो वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। चलिए देखते हैं, मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर। देखिए वसा बड़ी गोलिकाओं, पित्त लवण है, इमल्सीकरण, इस क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं कि पित्तरस के द्वारा बड़ी बड़ी गोलिकाओं को, वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में, वसा की छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने की क्रिया को इमल्सीकरण कहते हैं। ये भी कह सकते हैं हम, क्या कहते हैं, पित्त लवण की सहायता से होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय आपको बताया गया है, देखिए इसके अंदर चित्र के अंदर आपको अग्नाशय दिखाया जाएगा कि अग्नाशय किसे कहते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अग्नाशय आपको दिख रहा होगा कि पैक्रियांस, ये अग्नाशय है आपका, ठीक, सभी को समझ में आ रहा होगा। ये अग्नाशय आपको दिखाई दे रहा है चित्र के अंदर, ठीक। इसके अंदर देखिए क्या होता है, अग्नाशय रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है, जिसमें 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज, ये एंजाइम होते हैं। अग्नाशय से अग्नाशयक रस निकलता है, जिसमें 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमिलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टॉन्स में चेंज करता है, बदल देता है। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है। एमिलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। स्टार्च को किसमें, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद दीर्घरोम है आपके विली, मैंने आपको बताया था पहले भी, रसांकुर जैसे कहते थे, उंगलियों जैसी संरचना जो क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद बड़ी आंत है आपकी, बृहदांत्र है, बड़ी आंत, जो मैं आपको बताना पहले भी बताया था मैंने, जो आपके मलमूत्र वगैरह होते हैं सब इसके अंदर आए थे, वेस्टेज पदार्थ, और वो हम गुदाद्वार की सहायता से शरीर से बाहर निकाल दिया था। जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य मतलब वेस्टेज पदार्थ, गुदाद्वार द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। सभी को समझ में आया होगा। सचित्र वर्णन आपसे पूछता है तो आपको ये चित्र भी बनाना पड़ेगा, तो सभी बच्चे चित्र की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और देखें कौन कौन सी चीज़ कहाँ दी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, हमने आपको पढ़ाया था सबसे पहले इस चैप्टर में मैंने आपको सबसे पहले जो पढ़ाया था वो देखिए क्या पढ़ाया था मैंने। जैव प्रक्रम आपका चल रहा है। जैव प्रक्रम के अंदर मैंने आपको पोषण बताया था कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक। जो सारी क्रियाएं होती हैं जीवन के लिए, हमारे जीने के लिए, उनको पोषण मैंने आपको अभी पढ़ा दिया है। लास्ट अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो श्वसन होगा, और श्वसन हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। सभी बच्चों को अगर वीडियो अच्छी लगती है, फिर उसके बाद वीडियो अच्छी लगती है तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम परिवहन पढ़ेंगे कि परिवहन क्या होता है, कि रक्त हमारे शरीर में कहाँ कैसे जाता है, कैसे वापस आता है और कैसे गति करता है, तो परिवहन हम बताएंगे। और उत्सर्जन मैंने आपको फिर बहिष्करण बताएंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक, सबका सारी क्रियाएं बताएंगे। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा वो आपका श्वसन चलेगा। सभी बच्चों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछें, ठीक। थैंक यू।